हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल iOS प्रिंट में। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि ARO RO से रिलेटेड हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने आपको कल 10 क्वेश्चन करवा चुकी थी। अब मुझे लगता है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो स्टार्ट करती हूँ मैं 11th नंबर के क्वेश्चन को। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है कौन सी सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विस विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। फर्स्ट ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में चलेंगे। सेकंड ऑप्शन है कि इन द इंडिया सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कंपेयर्ड टू दी यूरोपियंस, की भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो इसमें बताना है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ ए एंड बी, नाइदर वन नॉर सेकंड। तो इसमें आंसर है बोथ ए एंड बी। इसके नोट में चलते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। जो 1919 अधिनियम और गठन कब हुआ था, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग का गठन होता है 1926 में। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि इस अधिनियम के तहत पहली ICS परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई। वर्ष 1941 की बात होती है। 1941 में सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। भारत कौन सा अधिनियम था? 1919। कब लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? 1926 में। नेक्स्ट चलते हैं। What was the name of the poet who wrote the popular poem Phrygia in Bhojpuri against British colonialism? तो बताना है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो क्या नाम था? उनका नाम था मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। तो इसके नोट में चलते हैं कि जो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरुद्ध उनके विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई। यह कविता वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न उत्तर है आपके आगे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो किस शहर में दी गई थी? तो हमारे जो गोरखपुर है, गोरखपुर शहर में दी गई थी। आपके आगे इसके नोट है कि 19 दिसंबर 1927 को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिले में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ पे फांसी दी गई थी? गोरखपुर जिले जेल में। और किन किन लोगों को फांसी दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को। जन्म शाहजहांपुर 1897 11 जून। तो आपको इतना समझ में आया। काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है उसका नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो कथन दे रखे हैं आपके पास।
ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, कारण भी दे रखा है। ठीक है, तो चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो इसमें बताना है बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए is true but R is false, A is false but R is true। तो देन इसका आंसर क्या है कि जो A और R दोनों सही हैं परंतु R एक ही सही व्याख्या नहीं है। इसके नोट में चलते हैं कि दिए गए कथनों में दोनों कथनों में कथन A सही परंतु R गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ना कि असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन इसी में, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था ये भी ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? ऑप्शन है कोतवाल, ऑप्शन है दरोगा, फिर है अमला, फिर है जमींदार। तो आंसर है दरोगा। 18वीं शताब्दी में दरोगा को प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दारोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की। जमींदारों की पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंड नायकों जो मजिस्ट्रेट हैं को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि भूमिदार जो जमींदार है वो भूस्वामी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडियन रेलवेज, कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2023, अ नेट जीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क बाय 2030, मतलब 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या एक ना तो पहला है ना ही दूसरा है। तो ये दोनों ही सही है। बात करते हैं भारतीय रेलवे के संदर्भ में। रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी पहल की। भारतीय रेलवे ने 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी रखा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, कौन सा? तीसरा। कितने किलोमीटर है? 68,102 किलोमीटर। विजन 2024 योजना रेल क्षमता निर्माण से जुड़ी है। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के 4 अध्याय? तो किसकी बुक है संस्कृति के 4 अध्याय? तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर की है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पुस्तक में क्या है? सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? तो रेणुका। 4 भागों में बांटने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इनके जो 4 भागों में इन्होंने बांटा है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इनकी और बुक्स देख लेते हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या करना है, मैच करने हैं। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। सुमली दे करके दे रखे हैं, ये है ऑप्शन। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1803 से 5, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से 1880, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1750 से 1754। अगर इसकी बात करते हैं कि ये युद्ध कब हुए थे, तो ये देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है हमारा 1780 से 84 के बीच में। फ्रांसीसी युद्ध की बात करते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, मैसूर कब बोला, 80 से 84। ठीक है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1754 से 1750 से 1754, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880। तो इतना समझ में आया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, फ्रांसीसी युद्ध 50 से 54 और मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880। इतना समझ में आ गया। अब 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। करजन वायली की हत्या कब हुई, खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ। तो देखते हैं, बाल गंगाधर जो तिलक हैं, उन्हें जो केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया था वो कब किया था, वो किया था 4 जनवरी 1881 में। कब किया, 4 जनवरी 1881 में। खुदीराम बोस जी की बात करते हैं, इन्हें मृत्युदंड दिया गया 11 अगस्त 1908 में। नेक्स्ट चलते हैं, करजन वायली की हत्या की बात कर रहे हैं। करजन वायली की हत्या हो गई थी 1 जुलाई 1909 में। कब हुई थी, 1 जुलाई 1909। 1908 में खुदीराम बोस की हुई थी। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र कब प्रारंभ किया गया, तो 1912। फिर से केसरी समाचार पत्र बीजी तिलक 4 जनवरी 1881। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908, 11 अगस्त 1908। करजन वायली की हत्या 11 जुलाई 1909। अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912। तो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What was the total percentage of central revenue spent on military force in British India? ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो इसमें कितना होता है, वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप 50% में मार सकते हैं। 52% हमारा क्या होता है, इसमें व्यय होता है, ये लिखा हुआ भी है। इसका कारण क्या था कि इसका कारण यह था कि सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरे कर रही थी। उस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत बनाने का प्रमुख साधन भी थी, परंतु इनका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था और यह भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ था। ठीक है, वैसे जो यूपी गवर्नमेंट ने है, इसका आंसर कौन सा मारा है, इसने 40% मारा है। ठीक है, और वैसे आंसर क्या है, 52% है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो हम दूसरी क्लास में चलेंगे। ये हमारे क्योंकि 20 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं सेकंड क्लास भी दूंगी अभी थोड़ी देर बाद, तो ये क्लास मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।